अगर यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो ब्लैडर कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक ह्यूमन बॉडी में? जो कि किडनी से छन कर आने वाली पेशाब को इकट्ठा करने का एक पाउच होता है, जो कि सभी पुरुषों, स्त्री या बच्चों के अंदर में होता है। पेशाब की थैली की पथरी होना, यूरिन में ब्लड आना, क्या ये मतलब हमेशा इंडिकेट करता है कि इट्स अ यूरिन? यूरिन में ब्लड आना, उसके अन्य कारण भी हो सकते हैं। पेशाब की थैली के लक्षण, पेशाब की थैली के कैंसर में भी सामान्यतः यही चीज़ें होती हैं। वंस द ब्लैडर कैंसर इज डायग्नोज, कि आपको ये हो गया कि हाँ इनमें ब्लैडर कैंसर है, सबसे पहले तो जो भी अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन का भी हम प्रयोग करते हैं, उसमें साइज देखते हैं। एक हाइजीन भी आ जाती है। हाइजीन का जो हाइजीन की अगर बात करें हम, तो बेसिकली पुरुषों के अंदर में पेनाइल कैंसर के जो इंसिडेंट्स हैं वो पुअर हाइजीन की वजह से होता है। बार बार वॉशरूम जाना या फिर यूरिन में ब्लड आना, ये कोई आम इन्फेक्शन है या फिर कोई बड़ी खतरे की घंटी? यूरिन ब्लैडर कैंसर को लेकर लोगों के मन में तरह तरह के सवाल होते हैं और आज उन्हीं सवालों के जवाब जानने हम पहुंचे हैं अपोलो हॉस्पिटल सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत सिंह सोमवंशी से मिलने और उनसे तमाम सवालों के जवाब जानने। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका JMD न्यूज़ पर। थैंक यू, नमस्कार। डॉक्टर विनीत सिंह सोमवंशी, अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल चुन्नीगंज में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज जैसा कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पे हम बात करेंगे कि यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, जिसका कि प्रमुख लक्षण पेशाब में खून आना है और इसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो इसी विषय में हम विस्तृत में आज बात करना चाहेंगे। बिल्कुल डॉक्टर, अगर यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो ब्लैडर कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक ह्यूमन बॉडी में, एंड क्या क्या ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि स्पेशली ब्लैडर को इफेक्ट करते हैं? बिल्कुल, यूरिनरी ब्लैडर बेसिकली पेशाब की थैली, जो कि किडनी से छन कर आने वाली पेशाब को इकट्ठा करने का एक पाउच होता है, जो कि सभी पुरुषों, स्त्री या बच्चों के अंदर में होता है। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो भी किडनी से छनकर जो यूरिन आ रही है वो इकट्ठा हो रही है, और जब एप्रोप्रिएट टाइम होता है, सोशली एक्सेप्टेबल जगह होती है, वहाँ पे हम यूरिन पास करते हैं। क्योंकि यूरिन बेसिकली अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए ही बनी हुई होती है, तो इसमें मुख्यतः बार बार यूटीआई होना, जिसको कि बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या संक्रमण, पेशाब की थैली की पथरी होना, कभी कभी यूरिनरी ब्लैडर का ओवर एक्टिव हो जाना जिसमें कि हमें बार बार पेशाब लगती है, कभी कभी किसी स्पाइनल कॉर्ड की बीमारियों की वजह से या चोट की वजह से अंडर एक्टिव यूरिनरी ब्लैडर होता है, जिसमें कि पेशाब का एहसास नहीं हो पाता है। और सबसे जो ख़तरनाक हम कह सकते हैं कि इसमें पेशाब की थैली का कैंसर यूरिनरी ब्लैडर कैंसर होता है। डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि यूरिन में ब्लड आना इसका मेन एक सिम्टम है, लेकिन इसके अलावा ब्लैडर में ऐसे कौन से चेंजेस हैं या ऐसे कौन से वार्निंग साइंस हैं जो हर किसी को अलर्ट रहना चाहिए उस चीज़ को लेकर के, एंड कोई भी मेडिकल हेल्प सीख करनी चाहिए? इस विषय में बात करें, यूरिन में ब्लड आना इसका प्रमुख लक्षण होता है, किंतु चूँकि ये एक ग्रोथ है जो कि पेशाब की थैली में होती है, इसकी वजह से इसके ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स, जिसमें कि पेशाब करने में जोर लगाना या फिर पेशाब की धार पतली होना, बार बार पेशाब आना, ये सब लक्षण जो कि अन्य बीमारियों से भी मिलते हैं, लेकिन ये यूरिनरी ब्लैडर कैंसर का सिम्टम भी हो सकता है। कई बार पेशाब में ब्लड नहीं आता है और पेशेंट अन्य सिम्टम्स के साथ में प्रेजेंट करता है, जो कि अभी हमने लोगों ने डिस्कस किए हैं। यूरिन में ब्लड आना, क्या ये मतलब हमेशा इंडिकेट करता है कि इट्स अ यूरिन कैंसर, या मतलब ऐसा है कि अगर ब्लड आया तो इसकी वजह कोई और भी बीमारी हो सकती है, ऐसा भी रीज़न होता है कि ये कैंसर को ही डिनोट करता है? यूरिन में ब्लड आना, उसके अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने बताया था यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, जो संक्रमण है, संक्रमण की वजह से ब्लड आ सकता है। पथरी, जो भी स्टोन्स हैं, चाहे किडनी में हैं या फिर पेशाब की थैली में हैं या यूरेटर में हैं, उनमें भी ब्लड आना, यूरिन में ब्लड आना संभव है। इसके अलावा अन्य हिस्से के कैंसर हैं, जैसे कि हम ये कहें किडनी का कैंसर है, उसका भी प्रमुख लक्षण पेशाब में खून आना ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि पेशाब में ब्लड आना हमेशा यूरिनरी ब्लैडर कैंसर का ही कारण होता है, लेकिन मतलब इससे हमें अलर्ट ज़रूर हो जाना चाहिए और इसकी विस्तृत जांच की ज़रूरत है ना, हमें ज़रूर होती है, क्योंकि ये सामान्य नहीं है। क्योंकि इसका इलाज अगर हमने इसको अगर प्रारंभिक अवस्था में पकड़ लिया तो इसका इलाज आसान होता है, जो कि मतलब जब एडवांस हो जाएगा तब हमारे लिए उतना ज़्यादा आसान नहीं होता है।
जब यूरिन ब्लैडर कैंसर डेवलप हो रहा है, एग्जैक्टली ब्लैडर के अंदर ऐसा क्या चेंजेस हो रहे होते हैं, किस तरह से ये जो कैंसर है वो डेवलप होता है ब्लैडर में? इस बारे में हम बात करें तो क्या होता है कि जो पेशाब की थैली के सबसे अंदर की जो कोशिकाएं हैं उनका अनियंत्रित रूप से बढ़ना। और जैसे कि हम ये समझ सकते हैं, अगर हमें एक एनालॉजी लें तो एक बीज होता है, एक सीड होता है जिससे कि एक प्लांट ग्रो होता है। तो प्लांट क्या होता है, प्लांट दो डायरेक्शन में ग्रो होता है। एक तो इन द एयर ग्रो होता है एज वेल एज वो सॉइल में अंदर में उसकी जड़ें जाती हैं। पेशाब की थैली के लक्षण, पेशाब की थैली के कैंसर में भी सामान्यतः यही चीज़ें होती हैं कि सबसे पहले जो उसके अंदर की कोशिकाएं हैं वो अनियंत्रित रूप से बढ़ने लग जाती हैं, वहाँ पे ग्रोथ चालू होती है। उसी के साथ साथ उसकी जड़ें जो हैं वो पेशाब की थैली की जो लेयर्स होती हैं, जिसको कि हम बोल सकते हैं, उसकी मुख्यतः 4 लेयर हैं, म्यूकोसा, लेमिना प्रोप्रिया और मस्कुलर मसल्स और पेरिकनेक्टिव टिश्यू या फिर सिरोसा। तो इन म्यूकोसल जो लेयर है, म्यूकोसा और उसके ल्यूमेन में प्रारंभिक ग्रोथ होती है, और साथ ही साथ इसकी जड़ें अंदर में मसल को भी इन्वॉल्व करती हैं। जब एडवांस हो जाता है सिरोसा को क्रॉस करके आसपास के ऑर्गेन्स में या लिम्फ नोड में भी ये जा सकता है। ओके। अगर जैसे मान लीजिए किसी भी पेशेंट है जिसको कि यूरिन में ब्लड आ रहा है, लेकिन कोई भी पेन उसने महसूस नहीं किया है अभी तक, और शायद हो सकता है कि शायद 1-2 बार ही उसके साथ ऐसा हुआ हो कि यूरिन में ब्लड आया है विदाउट एनी पेन, तो क्या ऐसे में भी मतलब डायग्नोसिस की ज़रूरत होती है इन दैट केस? हिमेचूरिया यानी कि पेशाब में खून आना, चाहे पेनफुल हो या पेनलेस हो, हमें हर समय सतर्क रहना है। कई बार कैंसर, प्रारंभिक कैंसर बिल्कुल पेनलेस होते हैं, पेनलेस हिमेचूरिया के साथ में प्रेजेंट करते हैं। अगर पेशाब में एक बार भी ब्लड आया है तो हमें अलर्ट होना और यूरोलॉजिस्ट से सलाह लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारा कोई भी डायग्नोसिस मिस ना हो सकता है कि सामान्यतः ये एक सिंपल सी बीमारी निकले, एक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन निकले, लेकिन अगर ये एक बड़ी बीमारी निकलती है, अगर समय रहते हम उसका इलाज कराते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और अगर ब्लैडर कैंसर की बात करें तो क्या मतलब किस जेंडर को लेकर अगर बोल सकते हैं कि इन जैसे मेल्स हो गए या फीमेल्स हो गई, ये ज़्यादा होता है कि इनमें ज़्यादा होगा, या कोई ऐसे कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं जो ज़्यादा, जिसकी वजह से जैसे स्मोकिंग हो गई या एज फैक्टर अगर हो गया तो शायद वो? बेसिकली क्या है कि एडवांस एज में मोर देन 50 ईयर एज के मेल जो होते हैं वो ज़्यादा, उनमें ज़्यादा इंसिडेंस पाई गई है। ऐसा नहीं है कि फीमेल्स में नहीं होता है, फीमेल्स में भी ब्लैडर कैंसर हो सकता है। मुख्य कारण जो हम इसका देखा जाता है वो है स्मोकिंग या फिर टोबैको का यूज़। और चूंकि लंबे समय तक जब स्मोकिंग और टोबैको का यूज़ होता है तो इससे ऐसे पदार्थ निकलते हैं जो कि कोशिकाओं का जो रिप्रोडक्शन है उसको अनियंत्रित करते हैं और उनकी ग्रोथ होने लग जाती है। पुराने टाइम में ये भी देखा गया था कि जो डाई इंडस्ट्री है या फिर और कोई केमिकल जो बॉडी में जा रहे हैं किसी और ऐसी इंडस्ट्री में वर्क करने की वजह से, उसकी वजह से भी जो सेल्स हैं अल्टीमेटली वो यूरिन में छन के आते हैं और पेशाब की थैली में लंबे समय तक रहते हैं। पेशाब की थैली की जो म्यूकोसा है, जो कोशिकाएं हैं, वो उनके कांटेक्ट में, ऐसे केमिकल इरिटेंट के कांटेक्ट में ज़्यादा देर तक रहती हैं, इसलिए यहाँ का पेशाब की थैली का कैंसर होने का ये एक कारण होता है। तो स्मोकिंग और जो या टोबैको का यूज़ है, बेसिकली ये सबसे इसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है। ओके। और अगर किसी को यूरिन में ब्लड आ रहा है तो ये कैसे पता लगाया जाता है कि वेदर इट्स ये कैंसर की तरफ बढ़ रहा है या ये कोई नॉर्मल इन्फेक्शन, जैसे आपने यूटीआई बोला कि वो है, या कोई स्टोन का प्रॉब्लम है कि वो है, तो ये कैसे डायग्नोस किस तरह से किया जाता है? सबसे पहले तो हम पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं, जिससे कि हम उसको देखते हैं कि पेशाब में साथ में जलन हो रही है या और कोई ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम आ रहे हैं, या उसने पथरी निकलने की, उसने बताया कि उसको छोटी छोटी पथरी निकलती है। सबसे पहले तो जो मेन काम हुआ कि सबसे पहले हमने पूरी उसकी हिस्ट्री पेशेंट की ली, उसके बाद में हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। उसमें हम उसका पेशेंट का यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक जो एग्जामिनेशन होता है वो करवाते हैं, जिसमें कि हमें पता चलता है पस सेल्स हैं या कोई मैलिग्नेंट सेल्स तो नहीं दिखाई दे रही हैं, इससे हमें एक अंदाज़ा लगता है। फिर आता है नॉन इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन। नॉन इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन में अल्ट्रासाउंड एक प्रमुख इन्वेस्टिगेशन है। अल्ट्रासाउंड से हमें काफ़ी हद तक ये आइडिया हो जाता है कि कोई ग्रोथ तो नहीं है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर में या किडनी में या आसपास के कोई भी ऑर्गन में। और इसकी जो एक सटीक जांच बोली जाती है उसको सिस्टोस्कोपी कहते हैं। सिस्टोस्कोपी एक छोटी सी जांच है, लोकल एनेस्थीसिया में होती है, उसके लिए मतलब सेम डे डिस्चार्ज हो जाता है पेशेंट का, और एक पतली सी नली मूत्र मार्ग के रास्ते से, जो यूरेथ्रा के रास्ते से पेशेंट के अंदर में डाली जाती है, और उससे हम लोकली इंस्पेक्शन करते हैं कि कहीं पर कोई ग्रोथ विजिबल तो नहीं है या कोई ऐसे चेंजेस तो नहीं लग रहे हैं जो कि कैंसर की तरफ है ना ले जा रहे हों हमारे डायग्नोसिस को। ये सामान्य जो प्रक्रिया हम पेशेंट का
हिमेचुरिया के केस में अडॉप्ट करते हैं। एंड वंस द ब्लैडर कैंसर इज़ डायग्नोज कि आपको ये हो गया कि हाँ इनमें ब्लैडर कैंसर है, तो स्टेज कैसे डिटरमाइन होती है कि कौन से स्टेज का कैंसर है, इसको डायग्नोज करने के क्या मेथड्स रहते हैं? सबसे पहले तो जो भी अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन का भी हम प्रयोग करते हैं, उसमें साइज़ देखते हैं। अगर ये छोटी साइज़ की है तो नॉर्मली ये माना जाता है कि बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर बड़ी साइज़ है तो फिर उसका स्प्रेड होने का चांसेस भी ज़्यादा है। सीटी स्कैन से हमें सीटी स्कैन एक अल्ट्रासाउंड की एडवांस मतलब अल्ट्रासाउंड से एडवांस इन्वेस्टिगेशन है, जिससे कि हमें लिम्फ नोड के स्टेटस के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर से जो भी लिम्फ ड्रेन हो रहा है वो आसपास के लिम्फ नोड में जाता है। वो लिम्फ नोड हम देखते हैं बड़े हुए हैं या नहीं हुए हैं। आसपास के ब्लैडर का जो आउटर सरफेस है, जिसको सिरोसा बोलते हैं, वहाँ पे उसके उसमें कोई स्प्रेड तो नहीं हो गया है। एडजेसेंट ऑर्गन जो हैं, जो आसपास के ऑर्गन्स हैं, उसमें स्प्रेड तो नहीं हो गया है। ये चीज़ें हमें सीटी स्कैन से पता चलती हैं। फिर आता है उसके बाद में, जब हमने दूरबीन से जांच की थी, उसके बाद में हम एक TURBT नाम से प्रोसीजर होता है, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द ब्लैडर ट्यूमर, जिसमें कि हम उस ब्लैडर ट्यूमर को पूरा का पूरा एक्ससाइज करते हैं। उसको सुपरफिशियली एक्ससाइज करने के बाद में हम उसकी डीप लेयर भी एक अलग से, उसके भी कुछ टिश्यूज़ लेते हैं और उसको हम बायोप्सी के लिए भिजवाते हैं। हम सुपरफिशियली उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवा लेंगे, डीप वाला देख लेते हैं। उसमें डीप वाली लेयर में हमें ये पता चल जाता है कि मसल में ये कैंसर गया है या नहीं गया है, या फिर ये सुपरफिशियली केंद्रित है। अगर ये मसल तक गया है तो फिर उसको एडवांस ब्लैडर कैंसर कहा जाता है, जबकि अगर ये मसल तक नहीं गया है, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा तक सीमित है, तब फिर ये सुपरफिशियल ब्लैडर कैंसर है। अगर उसने एक और अंदर मसल से पहले एक लेयर आती है लेमिना प्रोप्रिया, लेमिना प्रोप्रिया को अगर इन्वेड कर रखा है तो वो हाई ग्रेड ट्यूमर होता है। अगर लेमिना प्रोप्रिया को इन्वेड नहीं किया है तो वो लो ग्रेड ट्यूमर होता है। इससे हमें इसका आगे का फर्दर ट्रीटमेंट डिसाइड करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। ओके, अगर जैसे आपने बताया कि एडवांस फेज़ का है, एडवांस लेवल का कैंसर है, अगर ट्रीटमेंट के ऑप्शंस पे बात है तो ट्रीटमेंट के किस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं किसी भी एडवांस फेज़ के लिए, या अगर एडवांस नहीं हुआ है कोई कैंसर उसके लिए, तो वो बाइफरकेट करके आप बताइए कि क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है? मैं आपको सबसे पहले बताया था कि अगर लो ग्रेड ट्यूमर है, मीन्स हमारा लेमिना प्रोप्रिया जो उसकी एक बीच वाली लेयर है उसको इन्वॉल्व नहीं किया हुआ है, तब तो TURBT जो हमने एक प्रोसीजर बताया वो सफिशिएंट होता है। उसके अलावा सिर्फ 3-3 महीने में पेशेंट का फॉलोअप होता है, जिसमें हम उसकी दूरबीन से जांच करते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, यूरिन के एग्जामिनेशन करवाते हैं, कुछ टेस्ट करवाते हैं, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि कैंसर फिर से तो नहीं फैल रहा है या कोई नई जगह कैंसर तो नहीं बन रहा है। अगर वो इस लेयर को, लेमिना प्रोप्रिया को इन्वॉल्व कर रहा है तो फिर हम, लेकिन डीप मसल को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, तो फिर हमें एडिशनली BCG थेरेपी जो होती है वो एक प्रकार की इम्यूनोथेरेपी है, वो हम देते हैं ताकि बची कुची कैंसर सेल्स हैं वो मर जाएं उसमें और फर्दर कैंसर प्रोग्रेस ना करें। वो वीकली डाली जाती है, वो भी एक प्रकार का आउटडोर प्रोसीजर है। यहाँ तक चीज़ें काफ़ी सिंपल हैं, इसमें सिर्फ पेशेंट को प्रॉपर फॉलोअप करवाना है। लेकिन अगर ये मसल तक चला जाता है कैंसर, फिर उसके बाद में हमें पूरी की पूरी पेशाब की थैली निकालनी पड़ती है, आसपास के सारे लिम्फ नोड हटाने पड़ते हैं। थैली निकालने के बाद में थैली का एक सब्स्टिट्यूशन वो हम आंतों से तैयार करते हैं, उसको इलियल कंड्यूट बोलते हैं या फिर स्टूडर नियोब्लेडर बोलते हैं। वो अलग अलग प्रकार के मेथड्स हैं जो कि पेशेंट से डिस्कस करके उसका यूरिनरी ड्रेनेज का जो है उपाय हम लोग करते हैं। और कुछ केसेस में हम जो अलग हमारी स्पेशलिटीज़ हैं, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, उनका यूज़ करके भी कभी कभी एडवांस स्टेज में भी ब्लैडर को बचाया जा सकता है। इस पूरे ट्रीटमेंट के दौरान जो आपने बोला फॉलोअप, तो पेशेंट को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग फॉलोअप या ट्रीटमेंट के दौरान में? पेशेंट्स को किस तरह से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए? सबसे पहली बात तो ये थी कि मैंने एडिक्शन जो बताया, स्मोकिंग या टोबैको अगर वो किसी भी फॉर्म में यूज़ कर रहा है, एक बार कैंसर डायग्नोज होने के बाद में दोबारा उसको वापस से उन चीज़ों पे तो नहीं जाना है। दूसरी बात, हेल्दी लाइफस्टाइल रखनी है पेशेंट को, ठीक है। संतुलित आहार लें और फल सब्जियां ये सब खाते रहेंगे और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहेंगे। ये सब चीज़ें हैं, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। एक हाइजीन भी आ जाती है, अगर हम इन टर्म्स से बात करें तो हाइजीन कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इन टर्म्स ऑफ इन इस तरह की कंडीशंस को अवॉइड करने? हाइजीन का
जो एक हाइजीन की अगर बात करें हम, तो बेसिकली पुरुषों के अंदर में पेनाइल कैंसर के जो इंसिडेंट्स हैं वो पुअर हाइजीन की वजह से होता है, जिसमें कि स्मैग्मा भी जो है प्रीप्यूस के पास में जो उसकी झिल्ली होती है जो ग्लांस पेनिस को कवर करती है, वहाँ पे स्मैग्मा जमा हो जाता है, वो भी एक इरिटेंट का काम करता है, उसमें कभी कभी पेनाइल कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो हाइजीन का तो हमें प्रॉपर ध्यान रखना ही रखना है। और जो यूरिन को बहुत ज़्यादा देर तक रोक के नहीं रखना है, फ्रिक्वेंट टाइम पे यूरिन पास करते रहें अपनी सोशली अप्रोप्रिएट जगह पे। उसके अलावा पानी पर्याप्त मात्रा में लेते रहें, फल और सब्जियों का और विटामिन्स का ये सब का अच्छा प्रयोग करें, और एडिक्शन से, शराब से और इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे तो हम काफ़ी हद तक लाइफस्टाइल से भी, ये सिर्फ यूरिनरी ब्लैडर कैंसर ही नहीं, बाकी सब भी पूरी बॉडी में होने वाली कैंसर या अन्य व्याधियों से भी बचे रह सकते हैं। और अगर ब्लैडर कैंसर की बात करें तो एक बार अगर ट्रीटमेंट हो गया, वो चीज़ ठीक हो गई पेशेंट के अंदर, तो क्या ऐसे चांसेस होते हैं कि कुछ समय बाद जो कैंसर है वो रिटर्न भी कर सकता है? इसने फॉलोअप में 3 मंथली सिस्टोस्कोपी हम फॉलोअप में इसलिए करते हैं क्योंकि इसका रिटर्न होने का चांसेस होता है। लेकिन फिर भी अगर हमें समय रहते अगर वो कैंसर छोटा ही है तो हम उस कंडीशन में ये है कि हम पेशाब की थैली को प्रिजर्व कर सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर को हटाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर को हटाने के बाद में जो सब्स्टिट्यूट लगाना या उसके कंड्यूट की जो परेशानियां हैं वो एक अलग चीज़ें हो जाती हैं। तो उससे बचने के लिए और उसके अलावा भी कैंसर को एडवांस होने से बचाने के लिए अगर हम नियमित समय पर नियमित फॉलोअप में डॉक्टर के आते रहेंगे तो इस पर काफ़ी हद तक है ना जो नियंत्रण है, कंट्रोल है वो संभव है। ओके। कहते हैं कि कोई भी बीमारी हो अगर वो शुरुआत में ही डायग्नोज हो जाए, शुरुआत में ही पता चल जाए तो उसके ट्रीटमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस कैंसर में अगर हम देखें तो जैसे अगर मान लीजिए किसी को यूरिन में ब्लड आए तो बहुत बार होता है कि लोग झिझकते हैं अपने ही फैमिली मेम्बर्स को ये चीज़ शेयर करने में कि उनको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे लोगों को आप क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे कि वो बिना शर्माए इस चीज़ को पहले तो खुद एक्सेप्ट करें एंड ऑब्वियसली शेयर करें और डॉक्टर से खुल करके बात करें इस बारे में? देखिए, मैंने सबसे पहले एनालॉजी दी थी एक सीड से जो प्लांट बनता है, उस प्लांट को टोटली मतलब निकालना इनिशियल अवस्था में पूरा संभव होता है, तो वो जड़ सहित निकल जाएगा। लेकिन अगर वो प्लांट बड़ा हो गया है, वो अगर पेड़ बन गया है, तो हम उसको पूरी तरीके से नहीं निकाल सकते, उसकी जड़ें रह जाएंगी। यूरिनरी ब्लैडर कैंसर में भी बिल्कुल इसमें सिमिलर एनालॉजी ही काम करती है। छोटा है तो हम उसको जड़ सहित निकाल सकते हैं, लेकिन अगर उसकी जड़ें ज़्यादा गहरी चली गई, आसपास के लिम्फ नोड में चली गई, आसपास के ऑर्गन में चली गई, तो ये संभव नहीं हो पाता। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। प्रारंभिक अवस्था में अगर हमने बीमारी को पकड़ लिया तो उसका पूर्ण इलाज संभव है और बिल्कुल मिनिमल इन्वेजिव तरीके से, जिसमें कि पेशेंट के कोई चीरा नहीं आएगा, सारा का सारा यूरिथ्रा की तरह हो जाएगा, उसमें पेशेंट के कोई कट मार्क या कोई निशान या कोई ऑर्गन को इस तरीके से हमें नहीं निकालना पड़ेगा। ओके। डॉक्टर विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम सारी जो नॉलेज वाली चीज़ें थी और तमाम सारे ब्यूटीफुल इंसाइट्स हमें देने के लिए ब्लैडर कैंसर को लेकर। आई एम श्योर जितने भी लोगों सुन रहे होंगे आपको एक इन्फॉर्मेशन मिली होगी और वो अलर्ट रहें इस चीज़ को लेकर, आपकी बातों को ध्यान में रखें। थैंक यू सो मच डॉक्टर।